हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। देखिए, ऐसे ही 2 मार्च को आपके इंग्लिश का पेपर आएगा, तो मेरे यूपी योद्धाओं अब आप लोग संभल जाओ, क्योंकि अब हम आपकी ऐसी तैयारी कराएंगे कि अब की बार आपको इंग्लिश में 100 में 99 दिलाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश का एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं जो एक वायरल पेपर है, और इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए, ये एकदम जेन्युइन पेपर है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे पूरा पेपर आपका आता है। पूरे पेपर को हम सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। देखिए, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको ऐसे ही पेपर मिलेगा। रोल नंबर आपको यहां पे अपना डालना होगा, नेम, ठीक है। 2024 इंग्लिश का पेपर रहेगा, ये साइड में पेपर कोड लिखा रहेगा, ठीक है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। मैक्सिमम मार्क 100 का रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, इंग्लिश में कैसे हम अच्छे नंबर लाएं। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप पैसेज का आंसर देंगे, कैसे आप सारे टॉपिक्स अपनी कॉपी में लिखेंगे, और कैसे आप इस बार इंग्लिश में 100 में 99 लेकर आएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा वो मैक्सिमम मार्क उसका 100 नंबर का आपका पेपर होगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे, कुछ निर्देश। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। देखिए, ये जो मैं पेपर लेकर आया हूं ये एक वायरल पेपर है, हर साल इस पेपर से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार भी आएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे पेपर मैं आपके लिए ढूंढ कर लाता हूं ताकि उसको सॉल्व करके आप बहुत अच्छा नंबर इस बार इंग्लिश में लेकर आए, ठीक है। देखिए, दूसरा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। तीसरा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके आगे दिया गया है। जैसे देखिए हमारा सेक्शन ए, देखिए हमारा इंग्लिश का पेपर आप सभी को पता है 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए आपका रीडिंग होगा 15 नंबर, सेक्शन बी आपका राइटिंग होगा 20 नंबर, सेक्शन सी आपका ग्रामर होगा 25 और सेक्शन डी आपका लिटरेचर होगा 40। टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए, इसमें सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन रहेगा, 15 नंबर का ये रहेगा, और सबसे इजी सेक्शन मैं इसी को मानता हूं। मतलब ये 15 नंबर आपका एकदम फिक्स होता है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा। देखिए, ये आपका अनसीन पैसेज है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आपको क्या करना है, यहां से लेकर पूरा पैसेज पहले ध्यान से पढ़ना होगा। फिर इसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे जिसका आंसर देना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, ये क्वेश्चन 3, ये 3, ये 3, ठीक है। तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और भी एक क्वेश्चन रहेगा, 15 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये बहुत ईजी है। देखिए, अगर आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ ले गए तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे देखिए दिया गया है, ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्टिविटी इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि बेशक जो ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती समस्या के लिए मानव गतिविधि मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, लगातार हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप ही हैं। तो अगर इस पैसेज का आप हिंदी मीनिंग निकाल ले गए तब तो इसमें आपको 15 में 15 पूरे मिलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मेरी इंग्लिश कमजोर है, मैंने ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ा है, फिर हमारा क्या होगा? ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन जो दिया जाएगा नीचे उसका आंसर इसी में मिलेगा, जिसको मैं अभी बताऊंगा ट्रिक से कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ताकि 15 में 15 आप लेकर आए। कमजोर छात्र के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जो ब्रिलियंट है वो तो सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। देखिए, इन द लास्ट सेंचुरी द रैपिड इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन एज वेल एज द विगरस एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक मार्केट्स फॉर हाइड्रोकार्बन हैव ड्रेस्टिकली अल्टर्ड द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ न्यूमरस गैसेज। यानी कि इनका कहना है कि कुछ शताब्दी से, कुछ सेंचुरी से हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन की खपत में तेजी से वृद्धि के साथ साथ हाइड्रोकार्बन के लिए उद्योगों और घरेलू बाजारों के जोरदार विस्तार से कई गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता में भारी बदलाव किया। देखिए, एक एक वर्ड का मैं आपको यहां पे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सारा सॉल्यूशन, सेक्शन सी आपका ग्रामर है, पूरा सॉल्यूशन में बताऊंगा। देखिए, ये जो पेपर्स होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही पेपर एक भी क्वेश्चन नहीं चेंज रहेगा, हाँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वो पेपर मैं लाता हूं जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए इसका हिंदी मीनिंग आपको अगर निकाल सकते हैं निकालिए, नहीं तो देखिए पहले ध्यान से समझिए। इसके नीचे क्वेश्चन जो है ए है आपका क्वेश्चन कि हाउ हैज ह्यूमन एक्टिविटी बीन चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हाउ हैज कैसे ह्यूमन एक्टिविटी जो मनुष्य की गतिविधियां हैं बीन चीफली रिस्पॉन्सिबल वो मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती समस्या के। तो कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती समस्या के लिए मानव गतिविधि मुख्य रूप से कैसे जिम्मेदार है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इन सभी का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। जब आप ढूंढेंगे तो सारे का आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा, कहीं बाहर से नहीं लाया गया। देखिए यहां से आपको लिख देना है इन द लास्ट सेंचुरी द रैपिड इंक्रीज इन द कंजप्शन, ठीक है, यहां से आप लोग स्टार्ट करेंगे और देखिए यहां पे देखिए डोमेस्टिक मार्केट हाइड्रोकार्बन गैसेस, ठीक है, यहां तक आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए यहां तक, ठीक, तो यहां से स्टार्ट करके अगर आप लोग यहां तक लिख देंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में ही मिलेगा और उसको ढूंढना है। इतना तो करना पड़ेगा क्योंकि 15 नंबर लेना है भाई, तो इतना आपको ढूंढकर लिखना पड़ेगा। और मैंने आपको अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बता दिया है, ठीक है, पूरे इंग्लिश का मैंने आपको बताया है सॉल्यूशन, तो उसको देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सर्च करेंगे क्लास 12 फुल इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, उसमें मैंने सारी चीजों को बताया। आपका अनसीन पैसेज हो, लेटर हो, आर्टिकल हो, कुछ भी, सब कुछ मैंने बताया। ऐसे बी वाला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड इज फेसिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पर विश्व को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो यहीं पे आंसर कहीं दिया होगा आपका, ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। देखिए इसी में ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहां पे दिया गया, ध्यान से समझिएगा। यहां से आप लोग लिख देंगे द वर्ल्ड इज नाउ स्ट्रक विद सेवरल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, यहां से लेकर आपको थोड़ा सा आगे चलकर लिख देना यहां तक, ठीक है, ऐसे लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम द वर्ल्ड इज फेसिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो विश्व है वो किस प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है। तो देखिए यहां पर सारी चीजें दी गई हैं, द वर्ल्ड इज नाउ स्ट्रक विथ सेवरल, ठीक है, तो यहां पे आपको सारा आंसर दिया गया है। तो ऐसे ही आपको पूरा आंसर इसमें लिखना होगा, ठीक है, सबसे पहली बात। तो इसी प्रकार से आपको आंसर ढूंढ ढूंढ के इसमें से लिखना है। आगे भी क्वेश्चन है कि हाउ हैज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्टेड इंडिया, ग्लोबल वार्मिंग ने इंडिया को कैसे अफेक्ट किया है, तो सारा क्वेश्चन उसी में मिलेगा। डी है हाउ शुड इंडिया प्लान टू कोप विथ द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें दिए रहेंगे, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है से निपटने के लिए भारत को किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए। देखिए हाउ शुड इंडिया प्लान टू कोप द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब मेरे कहने का इसका आंसर आपको पैसेज में दिया रहेगा। ये सेक्शन बहुत ज्यादा इजी होता है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, जो बच्चे डरते हैं वो डरते ही रह जाएंगे, ठीक है। देखिए ई वाला क्या है, द अपोजिट ऑफ इनॉर्मस इज, यानी कि इनॉर्मस का अपोजिट क्या होगा। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, तो देखिए विशाल का अपोजिट क्या होगा, विशाल का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, तो इसका टाइनी हो जाएगा, टाइनी का मतलब छोटा, ठीक, इसी पैसेज में टाइनी भी दिया गया है। द अपोजिट ऑफ विगरस इज, यानी कि विगरस का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, विगरस का अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका क्या होगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका ई का आंसर जो होगा वो हो जाएगा, देखिए तो देखिए स्टूडेंट विगरस का मतलब होता है फुर्तीला, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत, ठीक, तो इसका क्या होगा, टेल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, बीक मतलब कमजोर, स्मॉल का मतलब छोटा, ठीक है। तो देखिए विगरस का मतलब होता है फुर्तीला, यानी कि काफी ज्यादा दुरुस्त, तो इसका हो जाएगा वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। ऐसे तीसरा देखिए द वर्ड सबस्टैंड मीन्स, यानी कि सबस्टैंड का मतलब क्या होगा, ठीक है, सबस्टैंड का मतलब होता है टिकाऊ, तो इसका क्या हो जाएगा मतलब, तो तीसरे का आपका सही होगा मेंटेन, मेंटेन का मतलब भी होता है टिकाऊ, ठीक है, जो चीज मेंटेन हो तो वो टिकाऊ होगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा
राइट आंसर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, मतलब जो पैसेज दिया गया इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 3-3 नंबर के, 12 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। और इसी पैसेज से रिलेटेड देखिए 3 ऑप्शनल क्वेश्चन दे दिए गए, या हो सकता है वोकैबुलरी दे दी जाए 1 2 3 नंबर। टोटल ये 15 नंबर का रहेगा। मेरे कहने का मतलब है आप लोग अगर अच्छे से पैसेज को पढ़ेंगे, उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे, हमेशा ट्राई करते रहो। अगर आप हिंदी मीनिंग निकाल लेते हैं तब तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, नहीं निकाल पाते तो आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखना होगा, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कॉपी को लिखने नहीं आएगा। जो भी करना है, जो भी परफॉर्म करना है वो आपको ही करना होगा, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो सेक्शन ए 15 नंबर का हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी पे आते हैं, राइटिंग सेक्शन होगा भैया। अब राइटिंग सेक्शन में आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 10 नंबर आर्टिकल का, 10 नंबर लेटर का। ठीक है, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप कहेंगे सर कहां पढ़ाया, तो आप सर्च करके यूट्यूब पे सारी चीजें देख सकते हैं। क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर बोलेंगे आपको मिल जाएगा, मतलब पीछे शुभम लेक्चर लगा देंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। अगर गलती है तो सिर्फ आपकी है। अगर आप चाहे इसी समय को सोना बना दे और इसी को सोने में गुजार दे, मैं बार बार कहता हूं, आप चाहे तो दिन भर सोते रहें, पढ़े ना एक भी अक्षर, वैसे फेल हो जाएंगे। और आप चाहे दिन भर पढ़ते रहें और इन्हीं 2 महीने में पढ़कर आप टॉपर बन जाए, सब आपके ऊपर होता है। ठीक है, देखिए राइट एन आर्टिकल यानी कि एस्से टाइप का आपको आर्टिकल लिखना होता है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। मतलब 10 नंबर का आर्टिकल रहेगा, 10 नंबर का लेटर रहेगा। ठीक है, तो 10 नंबर का आपका आर्टिकल है। मतलब 3 टॉपिक दिए गए हैं, वोमेन इन न्यू इंडिया यानी कि हमारे नए भारत में महिलाएं, बी है इज साइंस ए ब्लेसिंग आर ये कर्स यानी कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। देखो हिंदी में होता तो बहुत आसानी से पढ़ लेते, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये भी वही लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। देखिए इज साइंस विज्ञान है, ये ब्लेसिंग वरदान, और ये कर्स या फिर अभिशाप, तो विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर आप लिखिए। सी है हॉरर्स ऑफ टेररिज्म यानी कि भैया आतंकवाद की भयावहता। आतंकवाद पर बहुत आता है, हमने देखा है, क्योंकि आतंकवाद जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, हमारे देश के लिए ही नहीं वरन पूरे विश्व के लिए। ठीक है, तो तीनों में से जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिखना जानते हैं, जिस टॉपिक पर आपका तैयार है, उस पर आप लिख सकते हैं। ये आपको 100 से 150 वर्ड के बीच में लिखना, मतलब 100 से 150 वर्ड में लगभग लिखना होगा, 10 नंबर आपको मिलेगा। आर्टिकल लिखने का मैंने तरीका बताया, जब भी आप आर्टिकल लिखें तो आपको पैसेज वाइज 2 3 4 पैसेजेस में डिवाइड करके लिखना है, तो आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। आर्टिकल कैसे लिखते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं। वैसे इसमें मैं आपको पेपर समझा रहा हूं सॉल्यूशन के साथ, अभी ग्रामर पोर्शन हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, तो पेपर में समझा रहा हूं। ठीक है, पूरे पेपर का हम लोग सॉल्यूशन मतलब पढ़ेंगे। इंग्लिश का पेपर 2 मार्च को जो आपका पेपर है उसके लिए स्पेशली ये वीडियो, और पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी लगभग दे रहा हूं। ठीक है, तो अब की हमारा टारगेट है कि 100 में 99 लेकर आना है। हमेशा अपने टारगेट को एपेक्स पर रखिए, चोटी पे रखिए। ठीक है, तीसरा देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर एन इंग्लिश डेली मेकिंग ए plea to the common people to switch over to social energy, conserve electricity so that the city would not have to suffer long power cuts due to overloading on electricity mains। मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी पर एक पत्र लिखना है, मतलब एक अंग्रेजी दैनिक के संपादक को पत्र लिखकर आपको आम लोगों से बिजली से बचाने के लिए सौर ऊर्जा अपनाने की अपील करें। मतलब बिजली को बचाने के लिए आप सौर ऊर्जा को अपनाएं, ऐसी अपील होनी चाहिए, ताकि शहर को बिजली के मुख्य मार्गों पर ओवरलोडिंग के कारण लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना ना करना पड़े। देखिए अगर हर जगह सौर ऊर्जा लग जाएगा तो बिजली के ऊपर लोग डिपेंड नहीं रह जाएंगे, तो यहां पे आपको सौर ऊर्जा लगवाने के लिए अपील करना है। ठीक है, इस पर लेटर लिखना है। लेटर कैसे लिखें वो भी मैं आपको बता चुका हूं और अब आगे भी मैं बताऊंगा। नहीं पता तो और ये दूसरा ऑप्शन है, ए टेलीविजन कैबिनेट दैट यू हैड ऑर्डर्ड फ्रॉम एमएफ्लिप एंड ऑनलाइन शॉपिंग साइट अराइव्ड इन ए डैमेज कंडीशन। मतलब आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया था और उसमें एक टेलीविजन आपने मंगाया था, ठीक है, एमएलिफ से, एंड ऑनलाइन शॉपिंग साइट अराइव्ड इन ए डैमेज कंडीशन, और वो आपके यहां डैमेज कंडीशन में पहुंचा है। ठीक है, राइट ए लेटर टू द रजिस्टर ऑन ये कंप्लेंट व्हाइल सीकिंग ए रिफंड और ए रिप्लेसमेंट। यानी कि आपको करना क्या है कि उस कंपनी को, ठीक है, धन वापसी या प्रतिस्थापन उसको रिटर्न करने का आप मांग कर सकते हैं, शिकायत करना है आपको। ठीक है, तो ये दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको लेटर लिखना है। देखिए लेटर लिखने का आपको तरीका, वेश, आपको कैसे लेटर लिखते हैं वो जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक लेटर लिया उसको दिन रात बैठकर एकदम से कंठस्थ एकदम से याद कर दिए कि चलो यार तो काम हो गया, बट ऐसा मत समझिए, क्योंकि लेटर लिखने का तरीका समझिए। किस टॉपिक पर लेटर आपको दे दिया जाए वो तो एग्जामिनर ही जानता है। ठीक है, तो ऐसा मत। तो ये आपका सेक्शन बी, 10 नंबर का लेटर, 10 नंबर का आर्टिकल, 20 नंबर का ये भी आएगा। ठीक, सेक्शन सी पर आते हैं।
ये ग्रामर सेक्शन है, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन भी आपको दूंगा भाई, क्योंकि सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि तैयारी बेटर ढंग से हो। देखिए 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले तो आपको 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होगा, एंटोनिम सिनोनिम्स भी होगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी होगा और सिंटैक्स भी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ए है, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर केम। आपने पढ़ा होगा, रोहित अपने पिता के आने से पहले ही चला गया। Which word in the above sentence is an error, यानी कि इस सेंटेंस में कौन सी गलती है, बताइए। आपको गलती पहचानी, मतलब किस वर्ड में गलती है। फर्स्ट है गॉन में, नहीं गॉन तो सही है भाई मेरे अकॉर्डिंग। बिफोर में गलती है, बिफोर में कैसे गलती हो सकती है। हिज में गलती है, हिज फादर वो सही है। कम में गलती है, ये चौथे ऑप्शन में गलती है, क्योंकि रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर केम रहेगा। यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं। ये कम क्यों लगा है, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, तो इस कम में गलती है। आपको बताना है किस वर्ड में गलती है, तो भैया ये कम में गलती है, क्योंकि इसके जगह पर रहेगा केम। ठीक है, ऐसे देखिए बी वाला, द फ्रेज ऑन द वेन्स मीन्स, यानी कि ऑन द वेन फ्रेज का मीनिंग क्या होगा। ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, जैसे आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस दिया जाता है ना, बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि इसका आप लोग मीनिंग लिखिए, तो उसका मीनिंग क्या होता है, कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े की जड़। ठीक है, तो ऐसे ही ऑन द वेन्स, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होगा। फर्स्ट है इंक्रीजिंग, सेकंड है डेवलपिंग, थर्ड है डिक्रीजिंग और फोर्थ है स्ट्राइकिंग। ठीक है, तो आपको इसका सही मीनिंग बताना है। ठीक, तो आपके पास देखिए ऑप्शंस है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, राइट आंसर जो इसका होगा वो हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब ऑन द वेन का मतलब होता है डिक्रीजिंग। अब आप लोग कहेंगे सर डिक्रीजिंग का मतलब घटना होता है, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना होता है, डेवलपिंग का मतलब विकास करना होता है, स्ट्राइकिंग का मतलब प्रहार करना होता है। मीनिंग आपको जानना जरूरी है, मैं आपको साथ साथ मीनिंग क्यों बता रहा हूं। वैसे तो पेपर आपको बताने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, सीधे सीधे बताते चले जाएंगे, ये आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा। भाई पेपर का मीनिंग भी तो आपको पता होना चाहिए, आखिर क्या होगा, कैसे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। बेसिक चीजें नहीं जानेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऑन द वेन जो है इस फ्रेज का मीनिंग होगा डिक्रीजिंग, यानी कि घट रहा या कम हो रहा। ठीक है, सी देखिए द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइस इज। डिस्पाइस का सिनोनिम्स क्या होगा। डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना या तिरस्कार करना। ठीक है, तो फर्स्ट है लव, सेकंड है हेट, थर्ड है रिस्पेक्ट और फोर्थ है सिलेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट है भैया लव, लव का मतलब होता है प्यार, ठीक है, जिससे आपको अभी दूर रहना है। सेकंड है हेट, हेट का मतलब होता है घृणा। थर्ड है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है क्या होता है, सम्मान। फोर्थ है सेलेक्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो भैया हेट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि डिस्पाइस का मतलब भी होता है तिरस्कार करना या घृणा करना, और हेट का मतलब भी वही होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन राइट होगा। डी देखिए, द एंटोनिम ऑफ सेवर इज। सेवर का एंटोनिम्स क्या होगा। अब आप लोग कहेंगे सर सेवर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवर का मतलब आपका जो होता है कठोर होता है, या फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है, कठोर आप बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सेवर का मतलब होता है सख्त या कठोर, तो इसका क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए माइल्ड, माइल्ड है आपका, माइल्ड का मतलब क्या होता है, कोमल, या फिर आप कह सकते हैं माइल्ड का मतलब नरम होता है। ठीक है, दूसरा है बोल्ड, बोल्ड का मतलब बहादुर। थर्ड है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, हाइड का मतलब छिपाना, तो भैया माइल्ड होगा, क्योंकि देखिए सेवर का मतलब होता है कठोर या सख्त, तो माइल्ड का मतलब होता है नरम या कोमल। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि आपको एंटोनिम पूछा जा रहा है, मतलब विपरीतार्थक शब्द, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक सख्त है तो दूसरा कोमल है। ठीक है, ये देखिए अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट हमारे होंगे जो इसका मीनिंग, इसमें से एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं जानते होंगे, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब होता है कि अपने रिश्तेदारों को सौभाग्यशाली पदों पर बिठाने के लिए जो होता है पक्ष में बिठाने के लिए, उसको क्या होता है। ठीक है, उसका मतलब फर्स्ट है कैस्टिज्म, सेकेंड है इंडिविजुअलिज्म, थर्ड है सेक्युलरिज्म और फोर्थ है नेपोटिज्म। तो भैया इसका मतलब होता है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग नेपोटिज्म का शिकार हो जाते हैं। ठीक है,
तो ऐसे ही नेपोटिज्म का मतलब होता है, मतलब अपने रिश्तेदारों को सौभाग्यशाली पदों पर बिठाने, अपने भाई या रिश्तेदार को सौभाग्य पद या भतीजे को सौभाग्य पद पर किसी पद पर बिठाने के लिए जो कदम उठाया जाता है उसको नेपोटिज्म बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये कैस्टिज्म क्या है? कास्टिज्म, कास्टिज्म का मतलब होता है जातिवाद। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्यक्तिवाद। ठीक है, और सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, और नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए, अब ये तो हो गया 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका सिंटैक्स भी था, आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी था, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी था, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था। ई वाला जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होगा। अब देखिए, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है ए वाला। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब आपको 2 डायरेक्ट नरेशन दिए रहेंगे, इसमें से किसी एक को इनडायरेक्ट में बदलिए। जैसे देखिए, हम दोनों को बदलेंगे भाई, ठीक है, हमारी मर्जी। ही सेड, उसने कहा, ओ व्हाट अ चांस, यानी कि उसने कहा कि क्या मौका है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा मौका है भाई। ठीक, तो उन्होंने कहा ओह क्या मौका है। कौन सा सेंटेंस है ये बताइए, ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो इसको कैसे बदलेंगे? देखिए, हो व्हाट अ चांस, यानी कि यहां पे आपको खुशी के साथ कैसा मौका है, कितना अच्छा मौका है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट वाला हम सॉल्व करेंगे। ही, देखिए जब आपका होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तो हम सेंटेंस के भाव के अनुसार, देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये इसका भाव क्या है? देखिए इसमें खुशी आ रही है, तो ही एक्सक्लैम्ड विथ जॉय लिखेंगे। ही exclaimed with joy, exclaimed with joy। अगर मान लीजिए दुख की बात होती तो exclaimed with sorrow लिखते, अगर आश्चर्य की बात होती तो exclaimed with wonder लिखते। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम exclaimed with के साथ लिखते हैं। यहां पे खुशी है तो जॉय हमने लिख दिया, और इसमें हम लोग यूज करते हैं कंजक्शन दैट का, तो हमने दैट ही लिख दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे है कि व्हाट अ चांस, तो जब हम इसको इंडायरेक्ट में बदलते हैं तो देखिए चांस है भैया, ये निर्जीव है तो इसके लिए इट का यूज करेंगे। ठीक है, वाज लगाएंगे, क्या मौका है, तो वाज हमने लगा दिया क्योंकि इजारे वाज में बदलता है। वाज ये गुड चांस, गुड चांस, व्हाट आ की जगह पर हमने गुड लगा दिया। ठीक है, या वेरी गुड चांस। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ गुड चांस। ठीक है, बस हो गया, ये बदल गया भैया इनडायरेक्ट में। दूसरा देखिए इजी है, ही सेड आई मस्ट गो। देखिए भैया आपको एक ही करना है, हम दोनों आपको बता रहे हैं, और ये दूसरा वाला ज्यादा इजी है तो हम दूसरा कर लेंगे, फर्स्ट वाले की क्या जरूरत है, जो आपको पता होगा वही करना है। तो ही सेड आई मस्ट गो, यानी कि उसने कहा मुझे जाना चाहिए, उन्होंने कहा मुझे जाना चाहिए। तो इसको भी बदल देते हैं भैया, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, ही सेड आपको लिखना है, तो ही सेड तो हम लिख ही देंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको आप इजीली बदल सकते हैं। ही सेड, बीच में हम दैट लगाएंगे, असर्टिव सेंटेंस में हम दैट लगाते हैं। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा। ठीक है, तो ही हो गया। ठीक है, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, ही मस्ट गो। ठीक है, ही मस्ट गो, बस हो गया। ही सेड दैट ही मस्ट गो, बस दैट हमने लगा दिया, और आई ही से बदल गया, ही हो गया, बस हो गया। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों में से एक ही करना था, मैंने दोनों बता दिया, क्योंकि आपको दोनों बताना मेरा काम है, ताकि आपको कोई भी इसमें से आ जाए तो आप इजीली उसको कर सकें, बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट है ये है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। भाई इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, बी कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। 2 नंबर का ये भी रहेगा, मतलब आपको 2 सेंटेंस दिए गए। सबसे पहला है ही इज रिच, वो अमीर है, ही लीड्स ये सिंपल लाइफ, वो सादा जीवन जीता है। इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। मतलब क्या कहा गया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जो डायरेक्ट ब्रैकेट में दिया गया उसके अनुसार इसको बदलिए। देखिए 2 सेंटेंस दिया गया, सिंथेसिस होता क्या है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, वो भी कौन सा, जो ब्रैकेट में दिया गया बट उसका मीनिंग ना बदले। जैसे ही इज रिच, वो अमीर है, ही लीड्स ये सिंपल लाइफ, वो सादा जीवन जीता है। इसको कैसे कंपाउंड में आप बदलोगे, तो कुछ नहीं करना। देखो ही इज रिच हमने लिख दिया, ठीक है, ही इज रिच, ऐसे आगे फर्स्ट डाल देंगे क्योंकि हम फर्स्ट कर रहे हैं। ही इज रिच, ठीक है, बीच में आपको सिर्फ लगा देना है स्टिल, स्टिल, बाकी ऐसे लिख देंगे ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ।
ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर जी इसका मतलब क्या होगा, तो ही इज रिच, वो अमीर है, स्टिल फिर भी, ही लीड्स ये सिंपल लाइफ, वो सादा जीवन जीता है। तो वो अमीर है फिर भी वो सादा जीवन जीता है, हमने स्टिल लगा दिया, ये कंपाउंड में बदला जा चुका है और आपका मीनिंग भी सेम है, जो ऊपर कहा गया था वो यहां भी है। ठीक है, दूसरा देखिए लास्ट नाइट, यानी कि लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट, यानी कि कल रात बहुत गर्मी थी। आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, मुझे गहरी नींद नहीं आ सकी। आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद, तो मुझे गहरी नींद नहीं आ सकी। इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, बट मीनिंग ना बदले। कैसे बदलोगे, लिख देते हैं। देखिए पहले उसको लिखेंगे आई कुड, पीछे वाला पहले लिख देंगे आई कुड नॉट, ठीक है, आई कुड नॉट ए साउंड स्लीप, नॉट हैव ए साउंड स्लीप, ठीक है। बीच में हम केवल बिकॉज लगा देंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है, बीच में हमने बिकॉज लगा दिया। इट वाज वेरी हॉट लास्ट नाइट, ठीक है, यानी कि वही मैंने किया है, सिर्फ हमने बीच में बिकॉज लगा दिया। तो आई कुड नॉट हैव ये साउंड स्लीप, मुझे गहरी नींद नहीं आ सकी, बिकॉज क्योंकि इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, कल रात बहुत गर्मी थी, यानी कि मुझे गहरी नींद नहीं आ सकी क्योंकि कल रात बहुत ज्यादा गर्मी थी। वही सेम मैंने लिखा है, बीच में बिकॉज लगा दिया, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हो गया हमारा सिंथेसिस भी। ठीक है, अब सी वाला देखेंगे भैया, सी वाला जो हमारा है ये है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपको ट्रांसफॉर्म करना। देखिए ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, मतलब आपको ब्रैकेट के अनुसार इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे फर्स्ट है सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, यानी कि ये क्लास की किसी अन्य लड़की की तुलना में बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, इसको बदलना है इनटू सुपरलेटिव डिग्री में। डिग्री को चेंजेस करना आपको आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। तो सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं है, चलिए बदल देते हैं। लिखेंगे सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, बस हो गया। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, यानी कि वो क्लास की सबसे बुद्धिमान लड़की है। देखिए दा लगाकर मोस्ट हमने लिख दिया, ये आपका सुपरलेटिव में बदल गया, हो गया EST लगता है सुपरलेटिव में। दूसरा है इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि इट इज टाइम, ये समय है, टू लुक देखने का, इनटू द मैटर यानी कि मामले को। तो अब इस मामले को गौर करने का समय आ गया है। ठीक है, तो इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, हमें कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, यानी कि अब इस मामले के ऊपर गौर करने का समय आ गया। तो इसमें करना क्या है, लिख देना है इट आपका ऐसे ही रहेगा, इज भी ऐसे रहेगा, टाइम भी ऐसे रहेगा। ठीक है, टू के साथ सिर्फ बी लगा देना है, टू बी लुक्ड, लुक के जगह पर लुक्ड कर देना है क्योंकि थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में। इनटू द मैटर, इनटू द मैटर, ठीक है, बस हो गया। इट इज टाइम टू बी लुक्ड इनटू द मैटर। ठीक है, ये आपका हो गया। डी वाला देखिए सिंटैक्स पे आते हैं। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। दो सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट है काइंड मैन विल पिटी पुअर, यानी कि काइंड मैन विल पिटी पुअर, इसका मतलब क्या होगा, दयालु व्यक्ति गरीबों पर दया करेगा। इसमें गलती क्या है, देखो इसमें गलती सिर्फ इतनी सी है, आपको लिखना है द काइंड मैन विल पिटी ऑन पुअर, आगे काइंड के दा लगा देना है, पिटी के साथ ऑन लगा देना है, ये सही हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, देखो ध्यान दीजिएगा, द काइंड मैन विल पिटी ऑन पुअर। ठीक है, ये आपका सिंटैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंटैक्स। दूसरा देखिए क्या है, आई वेंट आउट फॉर वॉक, यानी कि मैं घूमने के लिए बाहर गया, मैं टहलने के लिए बाहर गया था। इसमें गलती क्या है, फॉर के साथ ए लगा दीजिए, फॉर अ वॉक। आई वेंट आउट फॉर ए वॉक। ठीक है,
ये आपका हो गया भैया, क्या हो गया, सिंटैक्स। बस इतनी सी गलती रहती है, बस सही कर देना है, 2 नंबर कंप्लीट। ई देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यानी कि निम्नलिखित युगों में से किसी एक का अर्थ अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करें ताकि उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो सके। जैसे देखिए, ब्रेक ब्रेक दोनों पढ़ने में सेम लग रहे हैं, फेयर फेयर दोनों सेम लग रहे हैं भाई, इसको कैसे डिफरेंस करेंगे। देखो, इस ब्रेक का मतलब क्या होता है, इस ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है, और इस ब्रेक का मतलब जो होता है, तो देखिए स्टूडेंट, इस ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक लगाना। जैसे आप लोग साइकिल या गाड़ी से जा रहे हैं तो ब्रेक लगाना पड़ता है, तो इस ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लगाना। इस ब्रेक का मतलब क्या होता है, देखिए इस ब्रेक का, फर्स्ट वाले ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, और इस ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लगाना। देखिए ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। BREAK, इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, कोई भी चीज तोड़ना हो, ठीक है, और इस ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लगाना। जैसे मैं वाक्य प्रयोग बोल रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट वाला है BREAK, ब्रेक। इसका वाक्य प्रयोग होगा जैसे द थीफ ब्रोक द लॉक एंड एंटर द हाउस, यानी कि चोर ने ताला तोड़ दिया और घर में घुस गए, ठीक है। इस ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लगाना। देयर विल बी एन एक्सीडेंट इफ द ब्रेक्स ऑफ योर साइकिल आर नॉट गुड, यानी कि यहां पे एक एक्सीडेंट हो सकता है अगर तुम्हारे साइकिल का ब्रेक नहीं लगा तो, ठीक है। दूसरा देखिए, फेयर फेयर, इस फेयर का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, या आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इस फेयर का मतलब होता है मेला, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, ठीक, या अच्छा भी होता है। इस फेयर का मतलब होता है किराया, ठीक है, तो इस फेयर का मतलब होता है अच्छा। जैसे ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, यानी कि प्यार और युद्ध में सब अच्छा होता है, जायज होता है। इस फेयर का मतलब होता है भैया किराया। जैसे रेलवे फेयर्स हैव गॉन अप द ट्रेमेंडसली दीज डेज, मतलब जो रेलवे का किराया है वो लगातार बढ़ रहा है भाई, ठीक है। तो ऐसे आपको सेंटेंस में यूज करना होता है। इसके बाद में देखो, अब 6 नंबर, ये 20 नंबर का हमारा ग्रामर का हो गया। अभी 5 नंबर का इसमें ट्रांसलेशन आता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, इतना बड़ा पैसेज दे दिया गया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अगर आपको टेंस पता है तब तो आप कर लेंगे बहुत आसानी से, और अगर आप लोग कहेंगे सर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर वीडियो लाइए तो मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। जैसे हम परिवर्तन के दौर में रहे हैं, किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता। भारत एक ऐसा ही देश है, एक ही समय पुरातन और नवीन। देश के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा है। आज हमें तकनीक के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना करनी है। हमें पुनः विज्ञान विश्व में भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है, और ऐसा तभी संभव है जब हम अतीत के स्वर्णिम पृष्ठों को पलटकर वर्तमान के संदर्भ में उन्हें योजित करें। बस हो गया। सेक्शन डी लिटरेचर पे आते हैं भैया। हमारा सेक्शन सी तक हो चुका है, यानी कि 60 मार्क का हमने पेपर देख लिया। 15 नंबर का आपका हो गया रीडिंग, 20 नंबर का आपका हो गया राइटिंग, यानी कि टोटल 20 और 15 35 नंबर, 25 नंबर का ग्रामर, 60 नंबर हो चुका है। 40 नंबर का हमारा लिटरेचर आता है, सेक्शन डी। देखिए इसमें लिटरेचर में आपके 3 चीजें हैं, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। प्रोज से आएंगे 15 नंबर के क्वेश्चन, पोएट्री से भी 10 नंबर के क्वेश्चन, और सप्लीमेंट्री से 15, यानी कि टोटल 40 नंबर। ठीक, समझ में आ रहा है? तो देखिए प्रोज में क्या होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी कि इनका आप आंसर दीजिए लगभग 40 वर्ड्स में, यानी कि 40 शब्दों में। ये 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको करना होगा। देखो, ए है whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies, ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, द लास्ट लेसन का चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए, व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पूल, यानी कि डगलस को पूल में किस घटना का सामना करना पड़ा, यानी कि आपसे कहा जाए कि व्हाट वाज डगलस कंडीशन, डगलस की अवस्था क्या थी आफ्टर गेटिंग एस्केप, यानी कि फ्रॉम द पूल, पूल से बचने के बाद, यानी कि पूल से बचने के बाद डगलस की कंडीशन क्या थी, ठीक है। मतलब ए वाले में 2 क्वेश्चन है, एक तो ये और एक ये और लगा है, देखिए दोनों में से एक ही करना, ये ध्यान देखिए। ऐसे बी देखिए, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, ठीक है, रैट ट्रैप सेलर कौन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, वो उसको कैसे बनाता था, ये जानते हैं तो करिए, नहीं तो और लगा है ये दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। बस हो गया, दोनों में से एक ही करना है, कि 8 नंबर का आपका टोटल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, इसमें आएगा प्रोज से,
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, इसको 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। 7 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है। 8 नंबर का शॉर्ट, 7 नंबर का लॉन्ग, 15 नंबर। ये है व्हाट इंसिडेंट दिस डिड डगलस फेस एट द पूल, यानी कि व्हाट क्या इंसिडेंट घटना डिड डगलस फेस सामना करना पड़ा एट द पूल पर। तो डगलस को पूल में किस घटना का सामना करना पड़ा, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और उनके जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। जानते हैं तो कीजिए, नहीं तो बी वाला कर दीजिए, दोनों में से एक ही करना है, 7 नंबर मिल जाएगा। हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर, यानी कि गांधी जी वकीलों को कैसे प्रभावित करने में सक्षम थे। गिव इंस्टेंसेस, यानी कि उदाहरण दीजिए, ठीक है, बस हो गया। तो ये सप्लीमेंट्री से हमारे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए इंग्लिश में काफी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, नहीं पढ़ रहे गलती आपकी है। अगर आप सर्च करेंगे क्लास 12 इंग्लिश इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जाकर देखिए, शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो देखिए, देखना तो आपको ही है, ठीक है, हम तो आएंगे नहीं भाई। 9 नंबर देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पोएट्री आता है, 10 नंबर के क्वेश्चन पोएट्री से आते हैं। 6 नंबर का स्टैंजा आएगा, देखिए, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फॉर फुल ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। किस चैप्टर का है ये? ए थिंक ऑफ ब्यूटी चैप्टर का है। ये आपका हो गया। इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे इसी से रिलेटेड, ए बी सी करके। व्हाट इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए खुशियां क्या है। बी है व्हाट विल हैपन विथ ये थिंक ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तु से क्या होगा। व्हाट विल ये थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, सुंदर वस्तु हमें क्या प्रदान करती है। भाई सुंदरता जो है वो आकर्षित करती है हम लोगों को, ठीक, समझ में आया। इसका भी मैंने आपको स्टेंजा मैंने बताया। 10 नंबर सेंट्रल आइडिया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, 4 नंबर का। देखिए पूरे इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल आइडिया ही एक ऐसा टॉपिक है जो एकदम फिक्स है। हिंदी में तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया 4 नंबर एकदम फिक्स होता है, कोई काट ही नहीं सकता। देखिए आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कीपिंग क्वाइट, आंट जेनिफर टाइगर, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। तीनों में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, वैसे कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, माय मदर एट 66, ये 2-3 सेंट्रल आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पोएट्री हो गया। 6 नंबर का स्टैंजा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, 10 नंबर के ये भी आएंगे, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन होगा। देखिए सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन और प्रोज के क्वेश्चन, इनका पैटर्न सेम ही है। उसमें भी 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग था, इसमें भी 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग है। देखिए आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। 8 नंबर का देखिए ए है, हु वाज साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट कौन था। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हु वाज साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट कौन था। साइकियाट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द 3rd लेवल, उसने 3rd लेवल के बारे में क्या बताया। ये हमारे द 3rd लेवल चैप्टर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नहीं पता तो दूसरा और लगा है। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, यानी कि डॉक्टर सदाओ ने व्हाइट मैन का ऑपरेशन कैसे किया। व्हाइट मैन, ठीक है, तो उनका ऑपरेशन कैसे किया, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए बी आता है, हु वाज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे। हाउ डिड डेरी कम्स इन हिज कॉन्टेक्ट, यानी कि डेरी उनके कॉन्टेक्ट में कैसे आया, ठीक है। या और लगा है, हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। हाउ वाज ही नेम्ड इट, और उसका नाम ये क्यों पड़ा, ठीक है। 8 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, लगभग 80 शब्दों में आपको आंसर देना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न, यानी कि जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने क्या बताया उनके बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी है, गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी, डेरी के कैरेक्टर स्केच को बताइए, उनके कैरेक्टर का वर्णन कीजिए, डेरी का एक चरित्र चित्रण कीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश का पूरा पेपर है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मैंने बताया कि इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होगा, ए बी सी डी, ये जानना बेहद जरूरी है। सेक्शन ए जो आपका होगा 15 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर, सेक्शन सी 25 नंबर और सेक्शन डी आपका 40 नंबर का होगा। टोटल अगर ऐड किया जाए तो 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो भैया ऐसे ही आएगा आपके इंग्लिश का पेपर। 2 मार्च को जाके आग लगाना है आपको, मतलब पेपर में ऐसे लिखना है कॉपी में कि टॉपर बनकर आए, ठीक है। समझ में आया। पूरे पेपर का मैंने सॉल्यूशन भी लगभग आपको दिया।
मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर्स प्रोवाइड कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आपको एक आइडिया लग सके आखिर इस पेपर को मैं क्यों प्रोवाइड कराता हूं। क्योंकि आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ कैसा पेपर आता है, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना होगा, जाकर कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम बेटर तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए मैं इसको देता हूं। बाकी क्वेश्चन आंसर भी मैं रेगुलर सारी चीजें मैं आपको पढ़ाता रहता हूं, जाके सर्च कर लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होगा। बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।